तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी सीक्वेंस में क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको, तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब if mass is measured in kg and length in meter, then calculate the density of mercury in new system. ओके, वैसे हमको पता है केजी और लेंथ मीटर में लिया है, इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम है, और ग्राम पर सेंटीमीटर में गिवन है, मतलब सीजीएस में वैल्यू गिवन है। तो हमको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको न्यू सिस्टम में फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमको मालूम है, आप फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा ml-3 t टू द पावर 0। भाई डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है ml-3। अब जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसा, सपोज ये सीजीएस सिस्टम और ये न्यू सिस्टम। In CGS system numerical value n1, in new system suppose n2, mass m1 m2, length l1 l2। वैसे अब हमको टाइम नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे अपन ml-3 है वही रखिए, क्योंकि गिवन ही नहीं है। CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 13.6, इन न्यू सिस्टम क्वेश्चन मार्क, मास ग्राम, यहाँ केजी, यहाँ सेंटीमीटर, ये मीटर। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इस तरीके से हमारी प्रोसीजर होती है। यहां से हम मेथड फॉलो करते हैं। फिर हमको पता है n1 u1 is equal to n2 u2, n1 m1 l1, n2 m2 l2। बच्चों मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि कभी भी डायमेंशन चेंज नहीं होते। यहाँ मास का डायमेंशन 1 है तो वो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1। लेंथ का डायमेंशन -3 तो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, मतलब दोनों सिस्टम में डायमेंशन सेम रहेगा। अब हमको फाइंड करना है n2, तो n2 को छोड़कर बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। n1 m1 अपॉन m2 पावर 1, l1 अपॉन l2 होल पावर -3 इज इक्वल टू n2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू देखिए 13.6, m1 ग्राम, यहाँ केजी, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 ग्राम 1 केजी पावर 1, लेंथ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पावर -3। वैल्यूज रख दी मैंने m1 m2 की, l1 l2 की, सॉरी l2, l1 सेंटीमीटर l2 मीटर पावर -3। इसका मतलब n2 is equal to 13.6, 1 ग्राम 10 to the power 3 ग्राम पावर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर -3। 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। n2 is equal to 13.6 into 10 to the power -3 into, ये जाएगा 10 to the power -6, न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 to the power 6, तो n2 is equal to 13.6 into 10 to the power 3। ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर ली है न्यू सिस्टम में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको गिवन था। न्यू सिस्टम में होना चाहिए 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, और इस तरीके से आपका ये आंसर है। ग्राम की जगह केजी आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा।
The next question is second. If the value of capital G gravitational constant in CGS system is given 6.67 into 10 to the power minus 8, find its value in MKS system. कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है 6.67 10 to the power minus 8 इन सीजीएस सिस्टम और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है इन एमकेएस सिस्टम। तो ठीक है, हमको ये मालूम है कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों इसका जो रिलेशन होता है, तो जो मैंने आपको टेबल फिल करवाया था उसमें F इजिकल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। एक्चुअली में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द कैपिटल G इनटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। F ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 m2 मासेस होते हैं, मासेस ऑफ बॉडी, और r डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो इसका मतलब F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ऑफ G। ये G का रिलेशन है फोर्स, डिस्टेंस और मास के साथ। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को पता है, mlt-2, r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, m मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ G। तो 1m कैंसिल, m-1 l क्यूब t-2 इज इक्वल टू ऑफ G। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल G का। तो आप यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए m-1 l क्यूब t-2। अच्छा, ये डायमेंशनल फॉर्मूले जैसे मैंने डिराइव किए, आगे आपको फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाते हैं जैसे जैसे चैप्टर्स हम पढ़ते जाते हैं। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा सेम यहाँ भी कर रहे हैं, सेम है। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किया। फिर से आप चाहें तो कॉलम कर लीजिए, एक आपको वैल्यू गिवन है सीजीएस सिस्टम में और दूसरा आपको फाइंड करना है एमकेएस में। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ मास, लेंथ, टाइम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 n2 m1 m2 l1 l2 t1 t2। अब सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है 6.67 into 10 to the power minus 8, और एमकेएस में फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ हो जाएगा बच्चों ग्राम, यहाँ हो जाएगा केजी, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, सेकंड। भाई सीजीएस बोलते ही अपन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, मतलब in CGS system mass is measured in grams, length in centimeter and time in second, whereas in MKS system mass is measured in kg, length in meter and time in second। फिर हमको पता है n1 u1 is equal to n2 u2, तो n1 m1 l1 t1 n2 m2 l2 t2। अब बचा डायमेंशन लगाना, तो यहाँ मास का डायमेंशन -1 है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। लेंथ का डायमेंशन 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। टाइम का डायमेंशन -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। हमारा टारगेट है n2 की वैल्यू फाइंड करना, n2। तो n2 को छोड़कर बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n1 m1 to the power -1 upon m2 to the power -1, मतलब m1 upon m2 to the power -1, l1 upon l2 power 3, t1 upon t2 power -2 is equal to n2। इसमें बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए। n1 की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -8, m1 आपका 1 ग्राम, m2 1 kg, पावर -1, लेंथ 1 सेंटीमीटर, l2 1 मीटर, पावर 3,
यहाँ 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2 इज इक्वल टू ऑफ n2। अब ये 1 सेकेंड और 1 सेकेंड तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 टू द पावर -2 1 आ जाएगा, बचा यहाँ पर तो 6.67 into 10 to the power -8, 1 gram, 10 to the power 3 gram, power -1, 1 centimeter, 1 meter means 100 centimeter, power 3, 1 to the power -2 is equal to of n2, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। इसको बच्चों सॉल्व करके देखिए तो इसका आंसर आना चाहिए, आएगा in SI system 6.67 into 10 to the power -11। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.67 into 10 to the power -11 is equal to of n2। तो इस तरीके से आप एमजीएस सिस्टम में कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में यदि आपको गिवन है 6.67 into 10 to the power -8 सीजीएस यूनिट, तो वही आप आंसर बोल सकते हैं इन एसआई सिस्टम इट इज इक्वल टू 6.67 into 10 to the power -11 एमकेएस यूनिट। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, the velocity of sound is given 332 meter per second। if the unit of length is kilometer and the unit of time is hour, then what would be the velocity? तो बच्चों वैसे तो आप चाहो तो मीटर को किलोमीटर में और टाइम को जो है वो सेकंड से आवर में कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर इस चैप्टर का मतलब ही है कि आपको ये कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको प्रॉपर मेथड से ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 lt -1। फिर से आप दो कॉलम कर लीजिएगा, फर्स्ट में एसआई और यहाँ पर न्यू सिस्टम, क्योंकि किलोमीटर और आर जो है वो कोई हमारा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, ये प्रैक्टिकल यूनिट कहलाती है। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यूज की जाए। तो जैसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अपन स्पीड बताते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट कहलाती है। तो अपन इसको बोलते हैं न्यू सिस्टम। अब जो ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी वो मीटर पर सेकंड मतलब डेफिनेटली एसआई सिस्टम में गिवन थी। तो यदि हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें और यहाँ बोले n1, यहाँ पर n2, मास की पावर 0 है इसलिए मत लिखिए, लेंथ L1 L2 और टाइम T1 T2। अब एसआई सिस्टम में वैल्यू गिवन है 332 और न्यू सिस्टम में हमको फाइंड करना है। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ सेकंड है, यहाँ पर आर। तो इतना करने के बाद अपन फिर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, n1 u1 is equal to n2 u2। n1 u1 मतलब यूनिट, तो नो डाउट हमको मालूम है यूनिट L1 T1, यहाँ पर N2 L2 T2। अब डायमेंशन देखिए, लेंथ का डायमेंशन 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, और टाइम का डायमेंशन -1 तो -1 ये n2। हमको n2 फाइंड करना है, तो n1 L1 अपॉन L2 टू द होल पावर ऑफ 1 T1 अपॉन T2 पावर -1 इज इक्वल टू ऑफ n2। n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 332। L1 आपको पता है मीटर, तो 1 मीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, पावर 1, T1 1 सेकेंड, यहाँ 1 आवर, पावर -1 इज इक्वल टू ऑफ n2। एक्चुअली में यहाँ पर बच्चों हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होता है, इसलिए हम सेम यूनिट रखना चाहते हैं। और ज्यादा बेटर है कि यदि हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करें तो वो ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर हमको भी ऐसा करना चाहिए। ये 1 मीटर हो गया
और डिनोमिनेटर में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 टू द पावर 3 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड पावर -1, क्योंकि आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसलिए 60 into 60 आ जाएगा 3600। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू ये n2 था, मतलब n2 की वैल्यू आपको मिल रही है 332, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, है ना। ये जाएगा into 10 to the power -3, और बच्चों यहाँ पर ये जाएगा 3600 to the power -1, ऊपर जाएगा तो +1, ऐसा आ जाएगा। तो n2 is equal to 332 into 36 into 10 to the power -2 into 110 to the power -1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। यदि आप इसको सॉल्व कर ले तो ये आंसर के हिसाब से आना चाहिए 1195, और आप सॉल्व करके देखिए यही आएगा लगभग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने बोला था वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड, यदि हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो जाएगा 1195 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से हमने साउंड की स्पीड को फाइंड कर लिया है किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल रिवॉल्विंग इन। बच्चों ये तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तभी करवा दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करवा देते हैं। लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेडली थ्रू ए पाइप, assume that the volume of liquid issuing out per second depends upon। ये पाइप है और पाइप से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, और टी टाइम में मान लीजिए कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, v, टी में v, टी टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, v, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, v by t। तो हमको इस क्वेश्चन में यही गिवन है, a liquid is flowing steadily through a pipe, assume that volume of liquid issuing out per second का मतलब v by t depends upon the coefficient of viscosity eta, the radius of pipe r, and pressure gradient P by L, deduced by method of dimension the formula for the volume of liquid flowing out per second। ये बच्चों क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो आप, ये एटा बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना किसी की डेंसिटी हाई है मतलब वो डेफिनेटली वो भारी है, यदि डेंसिटी कम है मतलब वो लाइट है। तो दो बॉडीज हैं और एक की मान लीजिए एक आयरन है और दूसरा मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल क्या ले लूं मैं, थर्मोकोल ले लेता हूं, और दोनों के वॉल्यूम यदि सेम है तो आपको देखने मिलेगा आयरन बहुत हैवी होगा सेम वॉल्यूम का। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, उसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, उनका मास ज्यादा होता है। तो ऐसे ही एक्चुअली में ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। जो लिक्विड इजीली फ्लो करते हैं उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती है, और जो थिक लिक्विड होते हैं, गाढ़े लिक्विड होते हैं, उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हाई होती है। तो ये सब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि जो पाइप है उसकी लेंथ L है,
और एल लाइन के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस है पी, तो यूनिट डिस्टेंस पर प्रेशर डिफरेंस कितना होगा P by L एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। और ये सब आपका डिटेल में आगे आएगा, अभी तो आपको इतनी जरूरत नहीं है। तो अब हमको V by T यदि ईटा पर R पर और इस पर डिपेंड करता है तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो जैसा हम अपनी मेथड फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे, V by T is directly proportional to e to the power A, radius to the power B and P by L to the power of C। भाई हम लोग ऐसे करते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए डायमेंशन अज्यूम करते हैं। अब V by T is equal to constant A, eta to the power A, R to the power B and P by L to the power of C। चलिए ठीक है, अब इसमें अपन डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से करेंगे? तो V by T का करना पड़ेगा। V by T मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम कितना है L क्यूब अपॉन T, तो जाएगा L क्यूब T माइनस 1। फिर ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बच्चों ये आप लोग के पास में जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें है M L माइनस 1 T माइनस 1, तो M L माइनस 1 T माइनस 1। फिर रेडियस, तो इसके लिए अपन लेंगे R L और प्रेशर ग्रेडियंट P बाय L। P मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2। देखो जैसा मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं अपने ब्रेन में कर रहा हूँ, वैसा आप भी करने लगोगे। शुरू में जरूर आपको वो टेबल देखनी पड़ेगी, तो आप टेबल देख सकते हैं, जो मैंने टेबल में आपको लिखवाए हैं ना सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले, वहां से आप देख सकते हो। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया mlt माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, 1L कैंसिल, ml माइनस 1 T माइनस 2, तो ये हो जाएगा m L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन L मतलब लेंथ L। तो फाइनली ये हो गया P by L m L माइनस 2 T माइनस 2। अब V by T का भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, ईटा का भी पता चल गया, रेडियस का भी पता चल गया, प्रेशर ग्रेडियंट का, इनको सबको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये रहेगा V by T is equal to K eta m L minus 1 T minus 1 power A, the radius the L to the power B, और pressure gradient m L minus 2 T minus 2 power C। अब सॉल्व कर लो इसको। तो ये V by T का मैंने क्यों नहीं रखा भाई? L क्यूब T माइनस 1 रखना चाहिए था ना मुझे, यहाँ पर क्या रखना चाहिए था? L क्यूब T माइनस 1 इज इक्वल, तो हम लोग किस बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है? m0 L क्यूब T माइनस 1 इज इक्वल टू K। थोड़ा सा बच्चों इसको डायरेक्ट करना सीखो, यहाँ m टू द पावर a हो जाएगा, यहाँ m नहीं है और यहाँ m टू द पावर c है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो m टू द पावर क्या हो जाएगा? a प्लस c। फिर लेंथ, तो देखो यहाँ L टू द पावर कितना? माइनस a इंटू L टू द पावर b इंटू L टू द पावर माइनस 2c, और तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर साइड हो जाएंगी, तो क्या जाएगा? L टू द पावर माइनस a प्लस b माइनस 2c, फिर t टू द पावर माइनस a, यहाँ t नहीं है, यहाँ है t टू द पावर माइनस 2c, तो माइनस 2c। अब डायमेंशंस इक्वेट कर दो, तो इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगे, a प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर L टू द पावर 3 L टू द पावर, तो ये जाएगा माइनस a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, है ना? L की डायमेंशंस दोनों साइड पर इक्वेट कर दिए अपन, और टाइम की डायमेंशन यहाँ पर माइनस a माइनस 2c
जबकि यहाँ टाइम की डायमेंशन -1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, तो रिक्वायर्ड रिलेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। मुझे लगता है कि इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, ये स्टेप करो तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस 2c माइनस c आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 0 प्लस -1 मतलब -1। तो ये c की वैल्यू निकल आई है 1। अब c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दो, c की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1। अब आपके पास a भी है और c की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो तो b आ जाएगा। तो बाय इक्वेशन 3 तो ये जाएगा माइनस a मतलब -1 प्लस b -2c -2 into c 1 is equal to of 3। रख दिया वैल्यू। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस b -2 is equal to 3, है ना। अब ये हो जाएगा b -1 is equal to 3, तो b is equal to बच्चों 4 आ गया। b is equal to 4। अब आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया। a b c की वैल्यू को कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाय 1 v by t is equal to constant k eta to the power a। a कितना निकाला था -1, r to the power b, r to the power b, b कितना आया 4। हाँ 4 आया। और इसके बाद क्या बचा, p by l to the power of c। तो p by l to the power c, c की वैल्यू 1 आई है 1। इसका मतलब v by t का रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया कि p into r to the power 4 upon eta into of l। तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप से, उसका जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r to the power 4 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू eta एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। यहाँ बच्चों मैंने आपको बताया था लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि इसकी हेल्प से अपन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। A gas bubble from an explosion under water oscillates with a period t proportional to p to the power a, d to the power b, and e to the power c, where p is the pressure, d density of water, and e total energy of explosion. Find the values of a, b, and c। तो मतलब जो टाइम पीरियड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p to the power a, d to the power b, and e to the power c। हमको a b c की वैल्यूज फाइंड करना है, कर लीजिएगा। उसमें क्या है, let t is equal to constant k, p to the power a, d to the power b, and e to the power c, and suppose this is equation number 1। अब यहाँ t टाइम पीरियड बोला गया है, p प्रेशर बोला गया है, d डेंसिटी बोला गया है, और e एनर्जी। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो t टाइम पीरियड का तो t होगा p प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ml -1 t -2, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml -3, और e एनर्जी ml² t -2।
अब इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इक्वेशन 1 जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m0 l0 t1 राइट हैंड साइड पर k, प्रेशर m l minus 1 t minus 2 to the whole power of a, फिर नेक्स्ट डेंसिटी m l minus 3 to the power of v, the energy m l square t minus 2 to the power of c, और सॉल्व कर लीजिए इसको n to the power 0 n to the power 0 t to the power 1 कांस्टेंट k। अब बच्चों फिर से थोड़ा सा डायरेक्ट करो, यहाँ m to the power a है into m to the power b है into m to the power c है, तो बेस सेम है, m पावर साइड हो जाएंगी, हो जाएगा a यहां से प्लस b और प्लस c। सेम ऐसे लेंथ के लिए तो यहाँ भी l है, ये l है, l है, पावर को ऐड कर दो, तो यहाँ पावर कितना है, -1 to the power a मतलब माइनस a, -3 to the power b मतलब -3b, और 2 to the power c मतलब +2c, फिर टाइम टू द पावर t to the power, अब यहाँ t to the power -2 है तो मतलब -2a, और यहाँ जाएगा -2c। और डायमेंशंस को इक्वेट कर दो तो मास की डायमेंशन देखो a + b + c है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, तो इसका मतलब a + b + c = 0 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर लेंथ टू द पावर -a -3b + 2c n to the power 0 0, ये इक्वेशन नंबर 3। फिर टाइम टू द पावर -2a -2c = 1, ये 4 हो गए। तो इस तरीके से हमको 3 इक्वेशंस मिल गए। अब 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप 3 अननोन फाइंड कर सकते हो। तो सॉल्व कैसे करें बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और फिर इसके साथ ऐड कर दो तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इक्वेशन 4, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको तो जाएगा 2a + 2b + 2c = 2 × 0 0, और यहां पर ये जाएगा -2a -2c = 1। अब इनको ऐड कर दो, प्लस कर दो, भाई इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और उसको ऐड करो इक्वेशन 4 से, तो 2 और -2a कैंसिल हो जाएगा, 2b यहां कुछ नहीं है तो 2b रह जाएगा और 2c और -2c कैंसिल हो जाएगा, 0 + 1 1, तो b की वैल्यू निकल आई बच्चों 1/2, ये आ गई b की वैल्यू। अब ये जो b की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, और 3 में और 2 में, और दोनों को सॉल्व कर दो तो a और c की वैल्यूज आ जाएगी। ये 2 में कर दो इक्वेशन 3 में, तो इसका मतलब इक्वेशन 3 जो है बाय इक्वेशन 3 ये हो जाएगा -a -3/2 + 2c = 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -a + 2c = 3/2, और सपोज इसको कुछ न्यू इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 5 दे दो। चलो अब आप देखें अपन 4 और 5 को सॉल्व कर सकते हैं, तो a और c की वैल्यूज आ जाएंगी, ऐड कर दो सीधे सीधे, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 ऐड कर दो तो -2a + -3a तो -3a,
माइनस 2c प्लस 2c कैंसिल इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2। तो ये बच्चों a की वैल्यू निकल आई है, ये कितना जाएगा 2 प्लस 3 5/2, तो ये जाएगा -3a इज इक्वल टू, ठीक कर रहा हूं ना मैं, इक्वेशन 4 और 5 इनको ऐड किया ना मैंने, हाँ ठीक है 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2, तो a इज इक्वल टू -5/6 और ये आपका a की वैल्यू, b आ गया आपके पास में, a आ गया। अब c निकालना आपके लिए बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन का सपोर्ट ले लो, चाहे तो इक्वेशन 4 का ले लो, चाहे इक्वेशन 5 का ले लो। तो बाय इक्वेशन 4, बाय 4 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, अरे क्यों कर रहे हो, 5 का सपोर्ट लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। 5 माइनस a, तो माइनस a मतलब -5/6 प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2, है ना, माइनस माइनस प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2, माइनस माइनस प्लस राइट साइड पर ट्रांसफर करोगे तो 5/6, तो 2c इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 6, यहाँ 2 3 जा 3 3 9 -5, तो c इज इक्वल टू 9 - 5 4/2 into 6, 2 कैंसिल हो गया, 2 से 3 आ गया, मतलब c इज इक्वल टू 1/3। तो आपने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, a b c की। a की वैल्यू आ रही है बच्चों -5/6, बिल्कुल ठीक है, b की वैल्यू 1/2, बिल्कुल ठीक है, और c की वैल्यू आनी चाहिए 1/3, ये भी ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, the energy E of a photon depends upon its frequency nu. Write the dimensions of Planck constant by the method of dimension. एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चन ना आपके हिसाब से अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग के हिसाब से 11th में आप लोग हो, एकदम स्टार्टिंग में हो, इसलिए मुझे लगता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लेकिन जब आप अभी पढ़ लोगे 11th और 12th तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एक्चुअली में आपको इक्वेशन पता रहेगा, E is equal to h न्यू। h जो होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या किया हमने, आपको केवल बोला E इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या n, ऐसा बोला है। और जब अपन इसको यहाँ E एनर्जी हो गई, n फ्रीक्वेंसी हो गई, जब अपन E इज इक्वल टू करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है h इंटू n। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट h है इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। तो इसलिए अब हो जाएगा h इज इक्वल टू E अपॉन n, और आपको पता है E एनर्जी है तो m l स्क्वायर t माइनस 2, n फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड t माइनस 1, मैंने टेबल में लिखवाया है आपको, एनर्जी के लिए ml स्क्वायर t माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी के लिए t माइनस 1, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1, तो h इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2 प्लस 1 मतलब t माइनस 1। ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of a body is expressed by the equation E is equal to half I into omega square. Here omega angular velocity, I moment of inertia of the body. Establish the dimensional formula of I with the help of above equation. तो यहाँ पर
ये इक्वेशन गिवन है, यदि अपन I का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2e अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ I। अब इसमें E हमको बोला गया एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाता है ये आपको जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे ना तब ये फॉर्मूला आएगा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एनर्जी का ml स्क्वायर t माइनस 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी n0 l0 t माइनस 1, इनको सब्स्टिट्यूट कर दो। डायमेंशनल फॉर्मूले जब हम फाइंड करते तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर दो, तो ये जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन ओमेगा हो जाएगा t माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ I। m0 l0 t माइनस 1 तो m0 1 l0 1 t माइनस 1 और बचा बस, तो ये जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 इज इक्वल टू I। ये कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू ml स्क्वायर, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। The velocity of water waves may depends upon their wavelength and density of water d and the acceleration due to gravity g. Find the relation between these quantities by method of dimensions. तो ये क्वेश्चन है, the velocity of water waves v may depends upon their wavelength lambda and the density of water d and the acceleration due to gravity g. Find the relation between these quantities by method of dimension. तो बच्चों यहाँ पर फिर से वही v is equal to constant a lambda to the power a density to the power b and g to the power c, and suppose this is equation number 1। स्पीड के लिए जो है वेलोसिटी के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं v, वेवलेंथ के लिए लैम्डा, डेंसिटी के लिए d और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए g। रिलेशन एस्टैब्लिश करना तो ऐसे करते हैं मेथड हमारा। अब इसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दें, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको पता है lt माइनस 1, लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। अब लेंथ को तो l से लेंगे, बाकी डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल डायमेंशन। डेंसिटी ml माइनस 3, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2। अब इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो बाय 1 या स्टेप को कंटिन्यू कर दें, ये जाएगा lt माइनस 1 कांस्टेंट के लैम्डा हो जाएगा l पावर a, डेंसिटी हो जाएगा ml माइनस 3 पावर b और g lt माइनस 2 पावर ऑफ c। फिर ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पर m0 lt माइनस 1, राइट हैंड साइड के m टू द पावर, यहाँ m तो एक ही दिख रहा है, m टू द पावर b तो b, फिर l टू द पावर, ये l टू द पावर a है इंटू l टू द पावर माइनस 3b इंटू l टू द पावर c तो प्लस c, फिर टाइम की डायमेंशन t टू द पावर माइनस 2c। अब डायमेंशंस इक्वेट कर दो, तो ये मास की डायमेंशन b या मास की डायमेंशन 0, तो b इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर a माइनस 3b प्लस c लेंथ की डायमेंशन, यहाँ लेंथ की डायमेंशन 1 और यहाँ टाइम की डायमेंशन माइनस 2c या माइनस 1, तो माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों अब तो कुछ बचा ही नहीं, b भी पता है, c भी पता है, इनकी वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं दे देता हूं कुछ नेम, इक्वेशन नंबर 2।
तो लिख दो बाय इक्वेशन 2 बाय 2 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 a माइनस 3b, तो 3 इंटू b की वैल्यू 0 प्लस c की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, b और c की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो a की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1/2, मतलब a इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों अब तो सब पता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बाय 1 v is equal to k lambda to the power a 1/2 d to the power b क्या है 0 और g to the power c 1/2। इसका मतलब v is equal to k lambda to the power 1/2 into g to the power 1/2, मतलब lambda into g to the power 1/2, मतलब v is equal to k into root over lambda into g। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में बेवकूफ बना रहे थे वो। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, केवल किस पर डिपेंड कर रही है, g पर और लैम्डा पर। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा v इज इक्वल टू रूट ओवर g इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू g, एक ही बात है भाई। 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6, लैम्डा इंटू g बोल लो या g इंटू लैम्डा बोल लो। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, the speed v of a longitudinal wave in a certain medium depends on modulus of volume elasticity E and density of the medium D. Establish a relation between V, E and D. अच्छा, तो V जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, E पर और D पर, डेंसिटी पर। हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो लेट V इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर a d टू द पावर b, इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट k into e to the power a d to the power b, and suppose this is equation number 1। और यहाँ पर हमको बताया v जो है वो स्पीड है, तो स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1 होगा। e इनने बोला है मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, तो आपको ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक टाइप है, इलास्टिसिटी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसके 3 टाइप्स होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे होते हैं, पर सबके तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं और वही होते हैं जो मैंने टेबल में लिखवाया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका होगा, और उसका लिखवाया था मैंने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशनलेस थी, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो mlt-2 upon l square, 1 l cancel, ml - 1 t-2। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ml - 1 t-2। अब बचता है डेंसिटी, तो अब तो आप याद हो गया होगा आपको डेंसिटी का, तो मास अपॉन वॉल्यूम ml-3 है ना, इतने क्वेश्चंस हुए तो याद हो गया होगा। अब ये वैल्यूज आ गई, इनको रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाय 1 v की जगह क्या जाएगा m0 lt-1, k की जगह k, और फिर से e की जगह ml-1 t-2 पावर a into density to power ml-3 to the power of b। अब जैसा अपन करते हैं वैसा कर लें, m to the power 0 lt-1 is equal to k m to the power a plus b, क्योंकि यहाँ m to the power a है या m to the power b और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो,
पावर ऐड हो जाएंगी। L to the power minus a, L to the power minus 3b, अब बच रहा है t, तो t to the power minus 2a। डायमेंशंस इक्वेट कर दो बच्चों, तो मास की डायमेंशन 0, यहाँ a plus b, मतलब a plus b is equal to 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर length to the power 1, length to the power minus a minus 3b, तो minus a minus 3b is equal to 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और टाइम की डायमेंशन -2a -1, तो -2a is equal to -1। इसका मतलब a is equal to 1/2। अरे बच्चों a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू क्या दिख रही है, b is equal to -a, इसका मतलब b is equal to -1/2। तो अब a और b आ गया तो रिलेशन आ गया by 1, b is equal to k e to the power a, e to the power a 1/2 and d to the power -1/2। इसका मतलब v is equal to k into root over e by d। भाई e to the power 1/2 और d to the power -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो d to the power 1/2 जाएगा, तो v is equal to k into root over e by d। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, the centripetal acceleration a of a particle moving around the circumference of a circle depends on orbital speed v and radius r। Establish a formula for using method of dimension analysis। Okay, acceleration के लिए करना है, तो बच्चों let a is directly proportional to v to the power a and r to the power b, इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट k into v to the power a r to the power b, and suppose this is equation number 1। अब इसमें से a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी और r रेडियस, तो एक्सेलरेशन का हमको पता है lt - 2, वेलोसिटी हमको पता है lt - 1 पावर a, रेडियस के लिए l पावर b। भाई रेडियस लाइन के टर्म्स में मेजर करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया l टू द पावर l इज इक्वल टू l t - 2 इज इक्वल टू k इनटू, यहां पर हो गया l टू द पावर a इनटू l टू द पावर b, मतलब l टू द पावर a प्लस b एंड t टू द पावर माइनस a। डायमेंशन इक्वेट कर दो तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 और माइनस इज इक्वल टू -2। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मतलब -1। तो a भी आ गया b भी आ गया, तो बाय 1 a इज इक्वल टू k इनटू v टू द पावर a 2 and r to the power -1। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k into v square by r। ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। हालांकि मुझसे यहाँ पर गलती हुई थी, मुझे यहाँ पर जो डायमेंशन थे वो a और b ना लेकर x और y ले लेना चाहिए था, क्योंकि एक्सेलरेशन को अपन a से डिनोट कर रहे थे ना, इसलिए। चलो हो गया, तो समझ गए आप लोग। फिर 12, assuming that the critical velocity vc of a viscous liquid flowing through a capillary tube depends upon the radius r, density rho and coefficient of viscosity, then derive the relation for critical velocity। okay, तो critical velocity जो है vc is equal to constant k, किन किन पर डिपेंड कर रही है ये, रेडियस, डेंसिटी रो और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा।
तो अपन क्या करेंगे, let Vc is equal to k r to the power a p rho to the power b and eta to the power c, and suppose this is equation number 1. अब आपको पता है क्रिटिकल वेलोसिटी Vc is equal to Lt minus 1. एक वेलोसिटी है, अब उसका एक्चुअल क्रिटिकल क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है. अब अपन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, अभी तो वेलोसिटी मानो आप. तो फिर रेडियस L, रो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम ml minus 3. अब बचता है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml minus 1 t minus 1. तो जैसा अपन बच्चों करते आ रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन बनाइए. कर ही देता हूं. अच्छा मैं Lt minus 1 k L to the power b ml minus 3 to the power of, नहीं L to the power a है जाएगा यहाँ पर b, और ईटा ml minus 1 t minus 1 पावर्स. इनको सॉल्व कर लीजिएगा. m0 Lt minus 1 k m to the power b into n to the power c, मतलब b plus c, n to the power a into n to the power minus 3b into n to the power minus c, मतलब माइनस, और t का तो केवल ये रहेगा माइनस. अब इससे इक्वेशंस जनरेट कर लीजिएगा. तो ये रहेगा b plus c, मास की डायमेंशन यहाँ 0 है तो 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. लेंथ की डायमेंशन a minus 3b minus c is equal to 1, इक्वेशन नंबर 3. और टाइम की डायमेंशन माइनस c is equal to minus 1, मतलब ये c is equal to 1. तो c की वैल्यू 1 आ गई है. c is equal to 1. जब c की वैल्यू आ गई तो b भी आ गया, क्योंकि b is equal to minus c है, तो b is equal to minus 1. और जब b और c आ गया तो a निकाल लोगे by 3, a minus 3b minus c1 is equal to 1. तो इसको सॉल्व करोगे तो a is equal to, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 माइनस 1 मतलब प्लस 2, उस साइड आएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा. ये a की वैल्यू आ गई. इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्रिटिकल वेलोसिटी Vc is equal to k r to the power minus 1 rho to the power b. b कितना निकाला था, minus 1, और eta to the power c, c आपने 1 फाइंड किया. तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है k into eta upon r into rho. ये बच्चों जो k है ना, इसको आगे आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में. इस कांस्टेंट k को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. फिर नेक्स्ट 13. The energy of a gas molecule is given by E is equal to 3 by kT. Find the dimensional formula for Boltzmann constant K. अब यहां पर एक गड़बड़ी है क्वेश्चन में कि इन्हें नोटेशन का मीनिंग नहीं बताया. यहां पर E बच्चों एनर्जी और T जो है वो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यहां पर E is equal to 3 by 2 into kT. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप देखेंगे E एनर्जी होता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अभी फिलहाल टेम्परेचर. तो हमको K के लिए वैल्यू फाइंड करना है. इसका मतलब K is equal to 2 by 3 by T. यहां पर मैं बता रहा हूं E जो है एनर्जी है, तो ml स्क्वायर T minus 2, और T जो है वो टेम्परेचर है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसलिए अपन टेम्परेचर वैसे केल्विन में लेते हैं, पर चूंकि हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K में ले चुके हैं, इसलिए बेटर है कि टेम्परेचर को अपन थीटा में ले. तो ये रहेगा K
2/3 को नेग्लेक्ट करो, t के लिए m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t के लिए थीटा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m l स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। तो यहां पर ऐसा होना चाहिए था। ये था बच्चों 13। फिर अपन आते हैं 14 पर। 14 तो 14 क्वेश्चन में आपको करेक्टनेस चेक करना है। थोड़ा सा ऐसा दे देता हूं तो पूरा जग बन जाएगी। तो 14 क्वेश्चन है, टेस्ट बाय मेथड ऑफ डायमेंशन द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। करेक्टनेस चेक करना है। तो फर्स्ट a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at, इस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करो। तो आपको रिलेशन में पता है रोटेशन का मीनिंग, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल हो चाहे इनिशियल, ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि इसकी हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल, दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, m0 lt माइनस 1। राइट हैंड साइड लोगे तब भी ऐसे ही होगा, u प्लस at, m0 lt माइनस 1 वेलोसिटी है ना इसलिए, और एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2 इंटू t। एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, m0 तो 1 हो गया, तो lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1, तो ट्वाइस ऑफ lt माइनस 1। 2 का कोई मतलब नहीं है, m0 lt माइनस 1 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो करेक्ट है, डायमेंशनली ये करेक्ट है। अब सेकंड हमको बोला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों 14 का सेकंड पार्ट B, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपने ये इक्वेशन, आप लोगों को पता है S यहाँ पर डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन। तो करेक्टनेस चेक करना, तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस S, m0 l t0। अब राइट हैंड साइड है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस 1 इनटू टाइम t प्लस हाफ, फिर एक्सेलरेशन lt माइनस 2 इनटू t स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, t माइनस 1 और t कैंसिल, तो l प्लस हाफ, t माइनस 2 और t स्क्वायर कैंसिल, तो केवल बचेगा l। तो कुल मिलाकर 3/2 l। तो इसलिए 3/2 का तो मीनिंगलेस है, m0 l t0। तो यहां भी वही हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही राइट हैंड साइड का, इसलिए डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। तो नेक्स्ट थर्ड C, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर भी LHS लोगे, v स्क्वायर है lt माइनस 1 स्क्वायर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो ये जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2। राइट हैंड साइड u स्क्वायर प्लस 2as, u आप सबको पता है lt माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2, a हो जाएगा lt माइनस 2 और x l हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ l स्क्वायर t माइनस 2। कुल मिलाकर आ जाएगा थ्राइस ऑफ l स्क्वायर t माइनस 2
d का कोई मतलब नहीं है, तो केवल बचा l स्क्वायर t माइनस 2। तो n0 l स्क्वायर t माइनस 2 राइट हैंड साइड का भी है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।